हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1। तो देखिए कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.1, पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, नीचे कुछ आकृतियाँ दी हुई है, हमको बिल्कुल दी हुई है। पहला देखिए प्रश्न क्या कहा है इन आकृतियों के बारे में। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी जो ऊपर जो आकृतियाँ दी है उन आकृतियों को हमें ए भाग देखिए क्या बोल रहा है, साधारण वक्र। यानी इन आकृतियों में जो जो साधारण वक्र है उनको हमें लिखना है। अब साधारण वक्र का क्या मतलब है? साधारण वक्र मतलब साधारण ऐसी आकृतियाँ जो वक्र भुजाओं से घिरी है। वक्र भुजाएं यानी उसमें सीधी, आड़ी, तिरछी भुजाएं हो सकती है, उन्हें बोलेंगे हम साधारण वक्र भुजाएं। तो साधारण वक्र कौन सा है? देखिए पहली आकृति जो है साधारण वक्र है क्योंकि इसके अंदर सीधी भुजाएं हैं। तो ये पहला, इसके अंदर साधारण वक्र में एक तो आ गया पहली आकृति। उसके बाद देखिए साधारण वक्र यानी साधारण भुजाएं जो है हमारी इस दूसरी आकृति में भी है, तो हम 2 नंबर भी लिख देंगे इसमें। फिर देखिए तीसरे के अंदर साधारण वक्र नहीं है, तीसरा कैसा है, बंद आकृति है और इसमें गोल भी है, 2 गोले भी हैं, तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा देखिए तारा जैसी आकृति बनी है, ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र जो होगा वो बिना पेंसिल उठाए बनी आकृति होगी, बिना पेंसिल या पेन उठाए बनी आकृति होगी। तारा बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पांचवा देखिए, पांचवा बिल्कुल साधारण वक्र है क्योंकि ये बिना पेन उठाए बनी हुई बंद आकृति है इस तरह की, जिसमें हमें पेन उठाना नहीं पड़ा है। तो पांचवा हमारा साधारण बंद वक्र होगा, साधारण वक्र होगा। और छठा जो है ये भी हमारा साधारण वक्र है क्योंकि ये भी बिना पेन उठाए ही बनी आकृति है। और देखिए सातवां भी बिना पेन उठाए बनी जा सकने वाली आकृति है इस तरह की कुछ, तो ये भी हमारा साधारण वक्र कहलाएगा। तो साधारण वक्र कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और सातवां हो गया। 1, 2, 5, 6 और 7। इसके बाद में आता है हमारा साधारण बंद वक्र। तो जो हमारे ये थे साधारण वक्र थे वही सारे हमारे ही साधारण बंद वक्र है। साधारण वक्र या साधारण बंद वक्र लगभग एक ही बात है, जो बंद आकृति है। साधारण बंद वक्र मतलब साधारण सी बंद आकृति जो बिना पेन उठाए बनाई जा सकती है, वो क्या कहलाती है? हमारी साधारण बंद वक्र कहलाता है। तो साधारण वक्र वाले ही वापस साधारण बंद वक्र में आ जाएंगे। 1, 2 और कौन सा है? पांचवा है, छठा है, सातवां है। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। उसके बाद में सी भाग देखिए, बहुभुज। बहुभुज का क्या मतलब है? बहुभुज का मतलब है बहुत सारी भुजाओं से, बहुत सारी मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। लेकिन इसमें बंद आकृति तो है, लेकिन क्या होनी चाहिए? इसमें भुजाएं होनी चाहिए, वक्र पृष्ठ नहीं होने चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए। जैसे कि ये छठा है, बंद आकृति तो है लेकिन ये बहुभुज नहीं कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर ये 2 तो ऐसी भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ये गोल आकृति आ गई, भुजा नहीं है, इसको भुजा नहीं बोल सकते। तो लाइंस होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस। तो तीसरा क्या पूछा है? बहुभुज पूछा है। तो बहुभुज देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये पहला, इसके अंदर भुजाएं हैं। दूसरा बंद आकृति है और भुजाएं से बनी बंद आकृति है। तो पहला और दूसरा जो है बहुभुज कहलाएगा। ये चौथा बहुभुज बंद तो है लेकिन ये अलग अलग भुजाओं से बनी हुई आकृति है, ये नहीं होगा। तो पहला और दूसरा बहुभुज हो गया। उसके बाद में डी भाग देखिए, उत्तल बहुभुज। उत्तल का मतलब, उत्तल बहुभुज का मतलब हमने पढ़ा था, उत्तल यानी उभरा हुआ, यानी ऐसा बहुभुज जो उभरा हुआ है। यानी पहला जो है उत्तल बहुभुज का उदाहरण है, उभरी हुई आकृति है ये, पहला उत्तल बहुभुज है। नहीं, मैंने गलत बता दिया। पहला जो है उत्तल नहीं है, पहला वाला जो है अवतल, जो अंदर ठसा हुआ है।
पहला वाला तो है अवतल बहुभुज और ये दूसरा वाला जो है ये है उत्तल बहुभुज, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ। तो उत्तल बहुभुज का उदाहरण है दूसरा वाला और अवतल बहुभुज का उदाहरण है पहला वाला। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। देखिए प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। देखिए विकर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है, विकर्ण क्या होते हैं, प्रश्न हल करने से पहले हमें विकर्ण पता होना चाहिए। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं जैसे कोई भी बंद आकृति है, कोई भी बहुभुज की बंद आकृति है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पंचभुज बनाया, इस पंचभुज में विकर्ण क्या होगा, विकर्ण यानी जो जैसे मैं इस बिंदु में यहाँ पे बिंदु लगा रही हूँ, ए बी सी डी और ई, ये 5 मैंने शीर्षों पर बिंदु लगा दिए, 5 शीर्षों पे 5 बिंदु ए बी सी डी ई लगा दिए। अब जैसे ए के बगल वाला बिंदु कौन है, बी और ई, यानी हमें ई से लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके बिल्कुल बगल वाले को छोड़ के दूसरों को जो ज्वाइन करती है वो लाइन। जैसे कि ए से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो डी पे जाए, ये विकर्ण कहलाएगी। ए से लाइन ड्रॉ करूँ वो सी पे जाए, ये विकर्ण कहलाएगी। अगर ए से ई तक कोई लाइन जा रही है, ये विकर्ण नहीं कहलाएगी, ये इसकी भुजा है। इसके बिल्कुल बगल वाला जो बिंदु है, किसी भी आकृति, बंद आकृति, किसी भी बहुभुज में जो दो अगल बगल वाले बिंदु है, उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर जो लाइनें खींची जा सकती है अंदर, जो आमने सामने वाले बिंदुओं को जोड़ती हो या वो अगल बगल वाले बिंदुओं को छोड़कर सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उन्हें वो विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बी से मैं विकर्ण खींचूँ तो बी से विकर्ण क्या होगा, बी से विकर्ण जो खींचूंगी वो ए और सी को छोड़कर जैसे डी पर गया, ये विकर्ण कहलाएगा। सी से मैंने सी से विकर्ण खींचा तो सी से विकर्ण बी और डी को छोड़ के, जो बी और डी को छोड़ दिया, इसके अगल बगल वाले हैं, ई पे गया, ये विकर्ण कहलाएगा। तो ये होते हैं विकर्ण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे, हमें विकर्ण बताने हैं संख्या में कि निम्न आकृतियों में कितने विकर्ण होंगे। जैसे कि पहला है एक उत्तल चतुर्भुज, उत्तल और कैसा होना चाहिए, वो चतुर्भुज होना चाहिए। उत्तल चतुर्भुज की बात करें तो उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे। अब उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज ऐसी आकृति जो उत्तल है, उभरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि ये उभरा हुआ है और 4 भुजाएं हैं इसलिए चतुर्भुज है। अब इस उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो इसका एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो इसमें कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है। हमें विकर्णों की संख्या बतानी है, कितने विकर्ण हैं। ठीक है, ये ए भाग हो गया। बी भाग क्या कह रहा है, सम षड्भुज, एक सम षड्भुज। सम षड्भुज का क्या मतलब है, देखिए 2 शब्द है यहाँ पे, सम और षड्भुज। सम यानी समान भुजाएं होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, षड, षड यानी 6, षड का मतलब होता है 6 भुजाएं। तो ऐसी बंद आकृति बहुभुज जिसमें 6 समान भुजाएं हैं वो कहलाएगी सम षड्भुज। तो पहले हम ऐसी बंद आकृति बना लें पहले, जिसमें 6 भुजाएं हैं और 6 समान हैं। तो देखिए मैंने बनाने की कोशिश करी है, बंद आकृति है और 6 भुजाएं लगभग समान नाप की है, आप स्केल से नाप के बनाइएगा। ये बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे बताने हैं विकर्ण कितने हैं। अब तो देखो इसमें विकर्ण क्या होगा, जैसे मैंने ये बिंदु लगा दिए ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 बिंदु लगा दिए मैंने। अब देखो ए से जो मैं विकर्ण खींचूंगी वो मैं इसके अगल बगल वाले बिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर जो जाएगा वो विकर्ण कहलाएगा। जैसे ए से एफ तक तो ये भुजा है, ए से बी तक भी भुजा है, तो मुझे ए से खींचते जाना है। देखिए मैं गिनती जाती हूँ, आप भी गिनते जाइए। विकर्ण नंबर 1, इसको मैं सीधा खींचती हूँ। विकर्ण नंबर ये 1, ये 2 हो गए। अब देखिए
ए के बाद अपन खींचते हैं बी से, 2 हो चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, ए से कितने विकर्ण खींचे मैंने 2, बी से कितने खींच रही हूँ, सी से, डी से और ई से और एफ से, ताकि हम सबको काउंट कर लें कि हमारे पास में कुल विकर्ण कितने हो गए हैं। ए से हो गया। अब हम चलते हैं बी पर। बी से विकर्ण किस किस पर नहीं खींचेगा, ए और सी पर नहीं खींचेगा, बाकी सब पे खींचेगा। तो बी से देखिए एफ पर विकर्ण नंबर 3, फिर डी पर विकर्ण नंबर, बी से कितने खींचे हमने अभी तक, 1 और 2 खींचे और एक और खींच जाएगा ई पर। बी से कितने खींच दिए हमने, 3 विकर्ण खींच दिए। अब हम बात कर लेते हैं सी पर। सी पर आ जाते हैं। सी से किस पर नहीं खींचेगा विकर्ण, बी और डी के अलावा सब पे खींचेगा, बी और डी को छोड़ के। तो सी से ए तक तो खींच चुका है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। सी से डी पर नहीं होगा, सी से ई पर। तो सी से ई पर 1 खींच चुका है और एफ पर खींच जाएगा 2। सी से कितने विकर्ण बना दिए हमने, 2 बनाए हमने, 2। सी से हमने कितने बनाए, 2 बना दिए। ये 1, ये 2 पहले से बना हुआ था, उसको नहीं गिनना है, ये हो गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं डी से। डी से ई और सी पर नहीं खींचेगा, बाकी सब पे खींचेगा। बी पे पहले से खींचा हुआ, इसको काउंट नहीं करना है अब दोबारा से। और ये 1, ये 2 खींच गए। तो डी से कितने खींचे हमारे, 2। अब चलते हैं ई पर। ई से देखिए एफ और डी के अलावा सब पे खींचेंगे। तो ई से ए तक खींचा हुआ है, ई से बी तक भी खींचा है, ई से सी तक भी खींचा हुआ है। ई का हो रखा है काम, हमको दोबारा से नहीं खींचना। एफ पर चल लेते हैं। एफ का क्या होगा, ए और ई के अलावा, एफ से जब हम खींचेंगे ए और ई के अलावा सब पे खींचना है। तो एफ से बी पर खींचा हुआ है, एफ से सी पे भी खींचा है, एफ से डी पर भी खींचा हुआ है। तो हमको जितने विकर्ण खींचने थे वो सब खींच चुके हैं। हम जोड़ लेते हैं, कुल विकर्ण कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो कुल विकर्ण कितने हो गए हैं यहाँ पर, कुल 9 विकर्ण हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए सी भाग। सी भाग क्या है, एक त्रिभुज। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं हमको ये बताना है। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बनाना है सबसे पहले। ये मैंने बनाया त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज में विकर्ण खींचने हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ए बी और सी है बिंदु। अब ए से विकर्ण कैसे खींच सकते हैं, ए से जो विकर्ण होगा वो बी और सी के अलावा अगर इसमें कोई भुजा होती तो उसमें विकर्ण खींचता। बी से अगर मैं कोई विकर्ण खींचना चाहूँ तो ए और सी के अलावा अगर कोई यहाँ पे बिंदु होता तो उसके ऊपर हम इसको ज्वाइन करते। इसी प्रकार अगर सी से मैं विकर्ण खींचना चाहती तो ए और बी के अलावा अगर कोई बिंदु होता तो उस पर ये विकर्ण जाता। तो कहने का मतलब त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते, यानी कितने विकर्ण हैं, 0 विकर्ण है। विकर्ण बनाने के लिए हमको कम से कम चतुर्भुज चाहिए। चतुर्भुज या उससे अधिक बड़ी आकृति होगी उसी में विकर्ण बनेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए। प्रश्न है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि उत्तल चतुर्भुज बनाना है। उत्तल चतुर्भुज यानी जो साधारण हम चतुर्भुज बना रहे हैं इसको हम उत्तल कह सकते हैं, क्योंकि ये उभरा हुआ है इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। इसके कोणों के मापों का योगफल ज्ञात करना है। इसके कोण है, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। इसके सभी चारों कोणों का योग हमें बताना है कि योग कितना होगा। और हमें बताना है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा। अगर ये चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो क्या ये गुण लागू है। तो देखिए इसके कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इनका योग कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर कोई आकृति
चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर कोई उत्तल चतुर्भुज है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज। अगर कोई आकृति उत्तल चतुर्भुज है तो उसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ये हमको याद रखना है। अगर कोई आकृति त्रिभुज है तो उसके कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। और आकृति अगर चतुर्भुज है तो उसके कोणों का योग है 360 डिग्री। अब क्या बोला? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। अगर आकृति उत्तल नहीं है और अगर अवतल आकृति है लेकिन वो चतुर्भुज है, अगर वो चतुर्भुज आकृति है तो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। ये आपका प्रश्न 3 हो गया।